सबसे पहले तो मैं हमारे मित्र श्री अधीर रंजन चौधरी जी का जो चिंता है कि जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास होना चाहिए और वहाँ अधिकारियों की कमी रही तो क्यों रही, मैं इस बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो संशोधन आए हैं कानून में, ये जम्मू कश्मीर के चहुमुखी विकास के लिए, उसके पूर्णतया देश के साथ उसका इंटीग्रेशन के लिए कानून आया है। सभापति महोदय, मैं अपनी बात अपने एक अनुभव से शुरू करना चाहता हूँ। 2016 में मैं स्टैंडिंग कमेटी होम अफेयर्स की कमेटी का एक सदस्य था, आज भी हूँ, और हमारी कमेटी कश्मीर के टूर पर गई थी, स्टडी टूर पर गई थी। श्रीनगर के अंदर हमारा जो वीआईपी कन्वॉय था, जिस गाड़ी में मैं बैठा था उसमें मेरे साथ एक लाइजन ऑफिसर के रूप में एक पुलिस इंस्पेक्टर बैठा था। मेरी गाड़ी के सामने एक टैक्सी घुस गई। मैंने इंस्पेक्टर को कहा, यह कैसे हो सकता है कि वीआईपी कन्वॉय के अंदर एक टैक्सी कैसे घुस सकती है? पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, सर ये तो आम बात है, यहाँ पर वीआईपी कन्वॉय के अंदर कोई टैक्सी घुस जाए ये एक आम बात है। हम एक टूरिस्ट प्लेस पे गए, वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे पहचाना। हमारे गाजियाबाद मेरठ के कुछ टूरिस्ट थे। मुझे पहचान करके, मुझे जानते हुए कि मैं एक पुराना पुलिस अफसर हूँ, मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि सर हम लोग ने जम्मू से एक टैक्सी लेकर के यहाँ पर आए, हम पहलगाम जा रहे थे, तो वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर पहले वहाँ पर जो है लोगों ने स्टॉप लगा करके रखा है, बैरिकेडिंग किया हुआ, और वहाँ के जो लोकल टूर ऑपरेटर्स हैं, टैक्सी वाले, उन्होंने कहा इस टैक्सी को छोड़ना पड़ेगा, हमारी टैक्सी ही लेना पड़ेगा। ये केवल एक बात की जाए, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर सब जगह यही हालत थी। मेरी जान पहचान का कश्मीर का श्रीनगर में वहाँ के जो आईजी थे मिस्टर जावेद, मैंने उनको ये फ़ोन किया कि कुछ लोगों की ये शिकायत है कि वो इसी के जम्मू कश्मीर की टैक्सी लेकर, दिल्ली की टैक्सी नहीं, जम्मू कश्मीर की टैक्सी लेकर के यहाँ पर घूमने आए हैं, लेकिन हर एक टूरिस्ट स्पॉट पर जाने से पहले लगभग 5-7 किलोमीटर पहले वहाँ के जो लोग हैं उनको जाने नहीं देते, वो गाड़ी को बदलने के लिए मजबूर करते हैं, और उस टैक्सी के लिए जो मन चाहे वो उससे पैसा वसूल करते हैं। वहाँ के आईजी ने मुझे कहा, सर यहाँ तो ऐसे ही चल रहा है, बरसों से चल रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आज जो बिल ये आ रहा है कि वहाँ के अधिकारियों को ये मालूम चले कि देश के अंदर क्या चलता है, देश के अंदर कानून का राज है तो कैसे है, इस कश्मीर का चतुर्मुखी विकास हो, उसके लिए बिल आया। और इसलिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और अपने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और इसलिए जिसको मैं अंग्रेजी में कहते हैं कि सीमलेस इंटीग्रेशन जम्मू कश्मीर के लोगों का देश के लोगों के साथ कैसा हो, जो थोड़ी बहुत कुछ कमी रह गई थी 2019 के कानून में, उस कमी को दूर करने का ये एक प्रयत्न है। और इसलिए आज पिछले 1.5 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्वास्थ्य में हो, एजुकेशन में हो, जिस प्रकार से वहाँ पर काम किया गया, उसमें ये एक उसका प्रयत्न है। अध्यक्ष महोदय, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नाम आता है तो एक तरफ मेरे मन में गौरव का भाव पैदा होता है, तो दूसरी तरफ दुख और गलाने का भाव भी आता है। अंग्रेजी में अभी 3-4 दिन पहले हमारे एक विपक्ष के नेता कह रहे थे, अंग्रेजी में बोल रहे थे कि माई हार्ट ब्लीड्स। अच्छा भाषण दे रहे थे, कई लोगों ने उनको किया।
मुझे भी लगता है कि ऑन वन साइड आई फील प्राउड, बट ऑन द अदर हैंड माई हार्ट आल्सो ब्लीड्स। जब जम्मू कश्मीर के इतिहास पर हम बात करते हैं कि भारत माता का माथा, उसको भाल हम उसको मानते हैं, ये चमकता हुआ भाल उसका क्या हालत हुई। ये गर्व इसलिए भी कि 650-700 वर्षों से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर जो विद्वान पैदा हुए, जो पंडित पैदा हुए, अगर उनके बारे में हम लोग जाना, इतने विद्वान जम्मू कश्मीर के धरती ने पैदा किए, इसने देश के किसी भी भूभाग ने पैदा नहीं किए। कल्लण जैसे इतिहासकार पैदा किए, जिसने लगभग 3000 वर्षों का इतिहास राज तरंगणी में लिखा। चरक, वाघभट, जज्जर जैसे आयुर्वेद आचार्य पैदा किए, लगत जैसे वैदिक ज्योतिषविद पैदा किए, अभिनव गुप्त जैसे साहित्य आचार्य पैदा किए, पंचतंत्र लिखने वाले विष्णु शर्मा जैसे लोग पैदा किए। और कहा जाता था कि ये कश्मीर की भूमि, उसकी एक एक इंच भूमि ये तीर्थ भूमि थी। लेकिन क्या हो गया, आपको मालूम होगा, दुख और गलानी और शर्म से सिर झुक जाता है जब कश्मीर के अंदर एक काला रक्त रंजित इतिहास लिखा जाने लगा। और वो इतिहास जब हमारे सामने आता है, और ये इतिहास की तारीख शायद बहुत हमारे मान्य सदस्यों को ध्यान नहीं होगा, 1339 से शुरुआत होती है। सुल्तान शाह मीर आते हैं, उसका पुत्र सिकंदर बुतसिकन आता है, फिर काजी चक आता है, औरंगजेब आता है। और जिस प्रकार से वहाँ के सुल्तान बनने के बाद जिस प्रकार से गैर मुस्लिमों के ऊपर वहाँ पर कत्लेआम चला, जिस प्रकार से धर्मांतरण किया गया, जिस प्रकार से मंदिर तोड़े गए, तो वहाँ पर के लोग वहाँ से भागने लगे। कश्मीर का एक काला इतिहास लिखा गया। गुरु तेग बहादुर आए, उसकी हम 400वीं जयंती मना रहे हैं। उन्होंने इनका कश्मीर के लोगों के समर्थन में वो खड़े हुए। फिर महाराजा रणजीत सिंह आए 1819 में, 1819, तब जाकर के कश्मीर को इन लोगों से उन्होंने मुक्त किया। लेकिन 480 वर्षों के इतिहास में जो वहाँ पर जो है गैर मुस्लिम के साथ 100% होते होते 10% रह गई। एक रक्त रंजित इतिहास कश्मीर का रहा है। 1819 से लेकर 1947 का कुछ समय वहाँ पर शांति रही, जब पूरा देश आज़ादी से पहले, जब पूरा देश में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय कश्मीर के अंदर कि राजा को भगाओ, राजा को निकालो, इसका आंदोलन चल रहा था। हमारा जो है, जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर 1947 के बाद भी जिस प्रकार से कट्टरपन, जिस प्रकार से इस्लामीकरण, जिस प्रकार से अलगाववाद, जिस प्रकार से रुस्तमे इस्लाम के नारे दिए गए कि किस प्रकार से वहाँ कैसे उसमें राज आए गए, और जो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का आलम था, और मैं कहता हूँ जो 480 साल के इतिहास में नहीं हुआ, वो अब्दुल्ला और मुफ्ती और सादिक और कांग्रेस के शासन में कश्मीर में हो गया, उसके कश्मीर में हो गया। हजारों कश्मीर पंडितों को मारा गया। अधीर रंजन चौधरी जी बोल रहे थे, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हजारों पंडितों को मारा गया, उनको भगाया गया, लूट, कत्लेआम, बलात्कार किया गया। ये बात सही है कि उनको अभी तक जो न्याय हमको देना चाहिए था हम नहीं दे पाए। ये नरसंहार था, एक प्रकार का नरसंहार था। हमने नरसंहार में नहीं, ये बड़ी दुख की बात है, हमारे इस मान्य सदन को जानना चाहिए। इतने बड़े नरसंहार, इतने घर जलाए गए, हजारों लोगों को मारा गया, इतने बलात्कार हुए, लेकिन एक भी केस में किसी को प्रोसिक्यूशन, किसी को जो सजा नहीं मिली। ये कितनी दुख की बात है। किस प्रकार के अधिकारी थे, किस प्रकार के वहां पर शासक थे, इसलिए वहां पर करने की जरूरत है। मैं एक और बात कहता हूं कि ये जो सीमलेस इंटीग्रेशन देश के साथ नहीं हुआ, जहां 370 की धारा थी, उसके साथ साथ एक और बात थी, सारे देश के अंदर जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी जो आते हैं, वहां पर ये आता है कि 67% जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और 33% जो अपने स्टेट के अंदर जो अफसर जो है भर्ती किए जाएंगे वो 33% होंगे। लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर के लोगों ने क्या किया, बार बार भारत सरकार से निवेदन करते रहे कि नहीं हमारे 33% नहीं, हमारे अधिकारियों को 50% करो। हम बाहर के अधिकारी नहीं चाहते हैं, हम बाहर के अधिकारी कश्मीर के अंदर नहीं चाहते हैं, हमारे कश्मीर के लोगों को प्रमोट किया जाए। और ये बातें, ये सिलसिला 1950 से लेकर के दिसंबर 2013 तक चलता रहा। साल दर साल इन ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर जो है, जो दूसरी जगह 33% थे, या 50% जो है कश्मीर के लोगों को किया गया। कमी होगी, ऑफिसर से कमी हो गई। आप जो है रोशनी उसकी बात कर रहे थे, रोशनी योजना की बात कर रहे थे, हाई कोर्ट ने उसका जो है कॉग्निजेंस लिया, संज्ञान लिया। लेकिन आपको मालूम होगा कि इस रोशनी योजना के तहत क्या हुआ कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर क्या हुआ। लाखों एकड़ जमीन के ऊपर
जहां फॉरेस्ट जमीन के ऊपर कब्जा किया। क्यों फॉरेस्ट जमीन के ऊपर कब्जा हुआ? क्योंकि फॉरेस्ट कानून ही लागू नहीं था। ये दुख की बात है, सारे देश के अंदर फॉरेस्ट कानून लागू था, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर फॉरेस्ट कानून लागू नहीं था। इसलिए फॉरेस्ट की जो जमीन थी उस पर लोगों ने कब्जा किया और सरकार ने उसको मदद की। और ये कहा गया उस समय वहां के मुख्यमंत्री, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा इससे हमको जो है, इससे हम फीस लेंगे और 25,000 करोड़ रुपए हम सरकार को मिलेंगे। लेकिन मिले कितने? CNAG ने लिखा है, हमारे PSC कमेटी में CNG रिपोर्ट देती है। उन्होंने कहा जिस 25,000 करोड़ की सरकार बात करती थी, हमको केवल 76 करोड़ मिले, ओनली 76 करोड़ मिले। ये कहाँ गई, क्या हुआ? और एक समुदाय के लोगों के बारे में वहां पर कितनी मस्जिद, आप देखिए, जो 1994 के अंदर जम्मू के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं, जम्मू के अंदर 3 मस्जिदें थी 1994 में, आज 100 से ज्यादा है वहां पर। हम लोग ने जो उसके जो है अमरनाथ की यात्रा के लिए कुछ एकड़ जमीन की बात हुई थी। कुछ एकड़ जमीन के बाद में कितना हल्ला मचा सारे जम्मू कश्मीर के अंदर, और वापस लेना पड़ा, सरकार को वापस लेना पड़ा। और यहां पर जो हजारों एकड़ जमीन दे गई। ये किस प्रकार का शासन वहां पर चल रहा था और किस प्रकार के अधिकारी वहां पर जो है काम कर रहे थे। मुझे इस बात का भी गर्व है कि 2019 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 370 धारा और 35A खत्म किया गया, जिसने अलगाववादियों, आतंकवादियों, भ्रष्टाचारियों, सत्ता के काबिजों, बिचौलियों और पाकिस्तानियों की नींद उड़ा दी थी। और धन्य है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी। वो तो अमित शाह जी के साथ साथ इतिहास में अमित शाह बन गए, अमित शाह। तो 370 लाए ताकि हम इसको जम्मू और कश्मीर को हम इस देश के साथ उसका एकीकरण कर सकें। और हम सब सांसद भी जो इस सदन के सदस्य हैं, हम सब भी इस गौरवशाली इतिहास के हम भागीदार बन गए कि हमारे सामने जो है, हम भी, हमारा भी उसके अंदर भागे है। अब मैं इस बिल की जो कुछ मोटी मोटी बातें हैं, सभापति महोदय मैं आता हूं। हमारे अरिंदर चौधरी जी कह रहे थे छोटा सा बिल है, सेक्शन 13, सेक्शन 13 और सेक्शन 88, उसमें थोड़ा बदलाव की बात है। जम्मू कश्मीर में, जैसे मैंने पहले कहा था, जम्मू कश्मीर जो वहाँ के जो अधिकारी हैं, कुछ लोग इस बात से करेंगे कि भाई जम्मू कश्मीर के लोगों को बाहर क्यों भेजा जाए। एक तो बात है, ये जो 13 स्टेट के अंदर, 3 स्टेट और 8 टेरिटरीज के अंदर ये अधिकारियों का अदल बदल हो सकता है। कौन अधिकारी, कितने अधिकारी ऐसे होंगे जम्मू कश्मीर के जो दिल्ली नहीं आना चाहता? कितने अधिकारी ऐसे चंडीगढ़ या गोवा नहीं जाना चाहते? क्यों नहीं जाना चाहेंगे? वो, उनका परिवार भी चाहेगा, वो भी जाना चाहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिस बात को कह रहा था, जितना अत्याचार जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ और वहां पर कि कोई एक भी केस में सजा नहीं हुई, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह भी था। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कैडर था, वहां के अधिकारियों को मालूम है इन्हीं पॉलिटिशियन के साथ, इन्हीं राजनेताओं के साथ हमको सारा कैरियर बिताना है। अगर उनके पास ये ऑप्शन होता कि हम दूसरी यूनियन टेरिटरी में जा सकते हैं, हम दिल्ली में जा सकते हैं, चंडीगढ़ में जा सकते, दूसरे स्टेट में जाके काम कर सकते, शायद वो इतने दबते नहीं। वो अपना ईमानदारी से जो उन्होंने जो शपथ ली थी, उन्होंने शपथ ली थी, भारतीय संविधान की शपथ ली थी, हम कानून का पालन करेंगे, तो शायद ऐसा नहीं होता, इतना बड़ा अत्याचार जो कश्मीर के अंदर नहीं हुआ होता। मैं कह रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर कमी आई, ऑल इंडिया सर्विस अधिकारियों की कमी आई, 54% वहां पर जो है ऑल इंडिया ऑफिसर्स की कमी है। मेरे पास तो डिटेल है, मुझे लगता है इसे शायद कि 3 से 90 जो है सैंक्शन जो है अधिकारी थे, IAS के 137, IPS के 147, IFS में 106, लेकिन वैकेंसी 210। इतना होते हुए भी कि 50% वहां के कश्मीर के वहीं के अधिकारी होते हुए भी वहां 54% जो है वहां की जो वैकेंसी रही है। कि कितने ऐसे कानून होंगे, कौन सोच सकता है। हमारे जो वहाँ के कलीग थे, हम लोग बात करते थे, कॉन्फ्रेंस में मिलते थे, हर साल कॉन्फ्रेंस होती है, डीजीज कॉन्फ्रेंस होती थी, हम उनको बोलते थे भाई ऐसी IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट वहाँ के अधिकारियों को मालूम नहीं है, ट्रेनिंग लेकर के भी वो लोग भूल गए। अब पोक्सो एक्ट बनाया 2012 में, निर्भया कांड के बाद पोक्सो कांड बना, लेकिन पोक्सो कांड के बाद कि हम अपने बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसिव से बचा सकें, ये कश्मीर के अंदर लागू नहीं। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। फॉरेस्ट एक्ट की बात मैंने आपसे की थी, पर इतना डैमेज, पब्लिक प्रॉपर्टी को कितना डैमेज कश्मीर के अंदर किया गया।
मुझे लगता है कि पत्थर फेंके जाते थे, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता था, लेकिन इस देश की संसद ने हम सब लोगों, हमसे पहले जिन लोग यहाँ पर जो मान्य वो थे सांसद थे, उन्होंने कानून पास किया था देश के लिए, प्रिवेंशन डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, लेकिन कश्मीर के अंदर लागू ही नहीं। तो इसलिए पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता ना, क्योंकि हम कानून वहां लागू नहीं, क्योंकि कानून वहां लागू ही नहीं थे। वहां हम ट्रांसपेरेंसी की बातें करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, सुशासन की बातें करते हैं। हम लोग भी ऐसे कानून लाना चाहते हैं। आरटीआई एक्ट लागू नहीं हुआ, आप लोगों की सरकार ने लाए थे आरटीआई एक्ट। आप लोगों ने चाइल्ड राइट टू एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन आपकी सरकार लाई थी, कश्मीर के अंदर लागू नहीं था। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, किस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ता उसको लागू नहीं था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वहां पर लागू ही नहीं था। आधार कार्ड, आज से देश में 1,80,000 करोड़ रुपए अगर इस देश के बचे हैं जो गलत हाथों में जाते थे, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा आधार कानून, लेकिन कश्मीर के अंदर लागू नहीं था। 2.87 लाख करोड़ रुपए यूपीए सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर की सरकार को दिए। वो कहां गए, कहां वो डेवलपमेंट हुआ, ये क्यों नहीं वो वहां पर डेवलपमेंट हो पाया? क्योंकि हम लोगों ने इस प्रकार के आधार एक्ट जैसे कानून हम लोगों ने वहां पर जो लागू नहीं किए। सोशल जस्टिस के बारे में, राइट टू फेयर कंपेंसेशन, किसानों की बातें हम कर रहे हैं, इस सदर में भी हम कर रहे हैं कि लोगों को, किसानों की जमीन ले लो, कुछ भी करो, उनको फेयर कंपेंसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कानून लागू नहीं। हमारा जो है उसमें प्रोटेक्शन जो चाइल्ड एक्ट, एजुकेशन मैंने बात किया, डोरी प्रोविजन एक्ट, दहेज के मतलब का कानून लागू नहीं। ये फैमिली कोर्ट एक्ट लागू नहीं। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वीमेन एक्ट वहां पर लागू नहीं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके ऊपर कितना अत्याचार होता है उसका कानून ही नहीं, वहां पर कानून लागू ही नहीं होता था। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट लागू नहीं। मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट वहां पर लागू नहीं। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट वहां पर लागू नहीं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, हमारे लेबर क्लास के ऊपर उनके प्रोविडेंट फंड का हम रक्षा कर सके, ये वहां पर लागू नहीं। क्या इन अधिकारियों को इस बात का एक्सपोजर देने की जरूरत नहीं है कि सारे देश के अंदर ये कानून लागू हैं? क्या उस देश के जम्मू और कश्मीर के लद्दाख के अधिकारियों को ये हमको बताने की जरूरत नहीं है कि देश के अंदर किस प्रकार का कानून चाहिए, कैसे देश के लोगों को जो है किस प्रकार के सुशासन लाया जाए, कैसे लोग सोशल सामाजिक जो है न्याय दिया जाए? आज इस बात की जरूरत है कि जब ये लोग हमारे जो अधिकारी वहाँ दूसरे उसमें आएंगे, यूटीन का जो कैडर जो मर्ज हुआ है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। ये 1.5 साल कोई बात नहीं है, ये हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। वहाँ के अधिकारी बड़े खुश होंगे, उनको भी सीखने को मिलेगा। जब सीखने को मिलेगा, हमारी जो डेवलपमेंटल जितनी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, सेंटर से स्पॉन्सर्ड जितनी स्कीम है, दूसरा जो सोशल जस्टिस की जितनी स्कीम है, उनको अच्छी तरह लागू करें, क्योंकि हमारा एक ही बात है। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं क्योंकि अधिकारी रहा हूँ इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। बहुत बार हम किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को अगर हमको सजा देना चाहते हैं, डिपार्टमेंटल सजा देना चाहते हैं, हम चाहते हैं उसको हम बाहर उसका हम ट्रांसफर कर दें, लेकिन ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, तो कैडर उसका नहीं था। आज हमारे पास सरकार के पास ही ऑप्शन खुल करके आया है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर कोई अधिकारी अगर सरकार के उस हिसाब से, कानून के हिसाब से अगर काम नहीं करेगा, उसकी बदली कल को जाए अरुणाचल प्रदेश में हो सकती है, उसको अंडमान निकोबार में हो जा सकता है। वो अधिकारी, उनके पास मोरल राइट भी होगा। जहां राजनेताओं का विरोध करने की उनके पास ताकत आएगी, वहां सरकार के पास भी ऑप्शन होगा। अगर वो काम ठीक से नहीं करेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर में बैठ कर, लद्दाख में बैठ करके रहेंगे, और जाकर के उनकी पोस्टिंग जो है गोवा के अंदर भी हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब रिवार्ड और पनिशमेंट के हिसाब से लोकहित के उसमें और सारे देश के अंदर कि एक रूपता आ सके, एक यूनिफॉर्मिटी आ सके, कि सारे देश के अंदर जितने कानून हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर लागू रहेंगे। जिस प्रकार से सारा देश जो है विकास की गति में आगे बढ़ रहा है, विकास की एक अच्छी यात्रा कर रहा है, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर इतना पीछे पिछड़ गया हमारे अपने कारण, हमारे राजनेताओं के कारण, और जिस प्रकार अधिकारियों की कमी के कारण, और उन अधिकारियों को जिस प्रकार से कूफ मंडूक बना दिया गया। देखिए, मैं इस बात को जरूर कहता हूं, एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। सभापति महोदय, जो तालाब के अंदर, जब तालाब में पानी होता है, समय के साथ साथ पानी गंदा हो जाता है, कम भी हो जाता है, लेकिन नदी का बहता हुआ पानी
नेतकबादी वो पीने के काम भी आता है, इंडस्ट्री के भी काम आता है, और बहते हुए पानी से ऊर्जा और बिजली हम बना सकते हैं। ये बहते हुए पानी, हम इन जो अधिकारी वहाँ पर बैठे थे, तालाब की तरह बैठे थे या कूप मंडूक की तरह वहाँ बैठे थे, उनको एक बहुत बड़ा ऑप्शन हम दे रहे हैं, एक इतना एक्सपोजर दे, नेशनल एक्सपोजर दे रहे हैं, ताकि वो उनका मेंटल होराइजन बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेंगे। और हम सब लोग मिलकर के कश्मीर का जहाँ बढ़ावा करेंगे, लद्दाख का जहाँ विकास करेंगे, इस देश का विकास होगा। वहाँ का अनुभव लेकर के दूसरी जगह आएंगे, बाहर के अधिकारी वहाँ पर जाएंगे, सब मिलकर के जो इतना अच्छा जो है वहाँ पर सुशासन आएगा और चहुमुखी वहाँ पर विकास होगा। इतनी बात कह के अपनी बात को मैं यहाँ पर जो है समाप्त करना चाहता हूँ, और मैं पुनः इस बिल की मैं समर्थन करता हुआ अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।